हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल विकास के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजिया को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मनोविज्ञान क्या होता है बाल विकास के अंतर्गत, इसका फर्स्ट एपिसोड है, ये क्लास नंबर फर्स्ट है। बिल्कुल धुआंधार तैयारी करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट का जो मसला है कोर्ट में पहुंच चुका है, और जो विद्यार्थी क्वालिफाइड हो चुके हैं तो वो आप आगे सुपर टेट की तैयारी करेंगे, और जो विद्यार्थी 1 या 2 नंबर से 3 नंबर से अनक्वालिफाइड हुए हैं तो वो कोर्ट में जाकर के जो भी सुनवाई होगी, जो भी फैसला आएगा, उनके नंबर जो बोनस अंक मिलेंगे 2-3 नंबर से, तो वो भी विद्यार्थी क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो वो विद्यार्थी और जो क्वालिफाई कर चुके हैं सभी लोग मिलकर अब सुपर टेट की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जो भी फैसला आएगा वो तो आएगा, लेकिन आप आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्लास मैंने स्टार्ट की है मनोविज्ञान की। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत मनोविज्ञान के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्लास है। तो और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको पीडीएफ का फाइल बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। जब भी कोई नई अपडेट निकल कर आती है एजुकेशन, जैसे यूपी टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवगत करवा दिया जाता है, उसके बाद यूट्यूब पर लाया जाता है। तो वहाँ पर जरूर जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटा सा काम है, उसको जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और उस वहाँ पर आपको पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ बाकायदा वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाती है, तो वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे सुपर टेट स्पेशल। ठीक है, मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल शून्य से शिखर तक चलेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है इसमें से मनोविज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो या सुपर टेट का हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं अपने आज की वीडियो पर कि टॉपिक क्या है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मनोविज्ञान के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजिया। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। ठीक है, जो हमारा मनोविज्ञान था उसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था पहले। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, आगे लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरिट के अनुसार यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई साइके और लोगोस, इन 2 शब्दों से मिलकर हमारी जो मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति हुई है गैरिट के अनुसार। ठीक है, किसने कहा, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति गैरिट के अनुसार हुई है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइके प्लस लोगोस। ठीक है, साइके का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि कुल मिलाकर साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का अध्ययन। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि आत्मा का अध्ययन, और साइके का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, आगे देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग किया था रुडोल्फ नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रुडोल्फ नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, ये जो किया था 1590 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था, रुडोल्फ ने किया था। कब किया था, 1590 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद हो गया आपको। अब चलिए आगे देखिए बात करते हैं। रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ ने किया था। कब किया था, 1590 ईस्वी में किया था। किस पुस्तक में किया था, यानी कि इस मनोविज्ञान शब्द का जो वर्णन है, ठीक है, किस पुस्तक में इन्होंने किया था, तो रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में, ठीक है, साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है, यानी कि 16वीं शताब्दी का टाइम पीरियड चल रहा था, और अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे, इनके प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने
मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, गॉट इट। यहाँ से आप लोग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से कौन सी शताब्दी के अंतर्गत में अलग किया गया, तो उसका आंसर आपको बताना है 16वीं शताब्दी में। किसने अलग किया मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, किसने अलग किया, तो आपको बताना है अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको अलग किया था। ठीक है, अब इस मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इनके ही प्रयासों से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, इसलिए ही इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। गॉट इट। अब देखिए आगे क्या लिखा है, मनोविज्ञान का विकास। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई यहाँ पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर, 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक है, किसको, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। कब माना गया, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, किसने माना, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टो, जो तीन वैज्ञानिक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टो, इन तीन वैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी में, देखिएगा 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई थी। यानी कि जो आत्मा शब्द, यहाँ पर देखिए आत्मा शब्द को मानकर इसका सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो के द्वारा आत्मा इसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आत्मा की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत में, याद रखिएगा, यह परिभाषा अमान्य कर दी गई थी। ठीक है, पहले तो इसको माना गया था, लेकिन अंत में इस परिभाषा को अमान्य कर दिया क्योंकि आत्मा शब्द की पूर्णतः व्याख्या न मिलने के कारण। ठीक है, इसका नोट्स आप प्रॉपर आप लोग बनाते रहिएगा। ठीक है, लिखते रहिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ समझते रहिएगा और याद करते रहिएगा। ठीक है, और इस वीडियो इसका जो PDF फाइल है आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा खुद का हैंड नोट्स है, अपने हाथों से लिखित। ठीक है, मेरे हाथों से लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपका इसका PDF फाइल टेलीग्राम से मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ें और इसका PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो एक पॉइंट लिखा है, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान ढंग से कर पाना संभव नहीं था, इसलिए परिभाषा अमान्य हो गई। आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी, एक वैज्ञानिक थे पोम्पोलॉजी। हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज ही लिखना है ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो, आपको याद करने में कोई समस्या ना हो, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, जैसा लिखा है यहाँ पे वैसे ही आपको डिक्टो बिल्कुल आपको लिखना है। ओके, तो एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोलॉजी, व उनके सहयोगी थे थास्ट रीड। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे थास्ट रीड जो कि पोम्पोलॉजी के सहयोगी थे। तो इन्होंने 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान व मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, मनोविज्ञान को इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी व उनके सहयोगी थास्ट रीड ने 17वीं शताब्दी में इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान व मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। ठीक है, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, कोई क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मन का विज्ञान किसे कहा जाता है, किसने कहा, तो पोम्पोलॉजी ने कहा। मस्तिष्क का विज्ञान भी इसे कहा जाता है, मन का विज्ञान कह लो या मस्तिष्क का विज्ञान कह लो। ठीक है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने दोनों को मेंशन किया हुआ है कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि मन का विज्ञान किसने कहा तो पोम्पोलॉजी ने कहा, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा तो पोम्पोलॉजी ने कहा। ठीक है, तो याद रखिए कब कहा, 17वीं शताब्दी में कहा। और जो पोम्पोलॉजी थे कहाँ के वैज्ञानिक थे, पोम्पोलॉजी जो थे वो एक इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो देखिए अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स ली टिचनर आदि ने, ये जो चार वैज्ञानिक यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हो चुकी है और विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स ली टिचनर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, मनोविज्ञान को अब चेतना का विज्ञान भी कहा जाने लगा।
पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, मैं थोड़ा आपको रिवाइंड करवाता हूँ। पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब फिर उस परिभाषा को 16वीं शताब्दी में उसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अमान्य क्यों किया गया, ये 16वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है कि आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न मिलने के कारण इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। फिर 17वीं शताब्दी में, ठीक है, पाम्पोलॉजी जो थे, एक इटली के वैज्ञानिक थे पाम्पोलॉजी, जिन्होंने मन का विज्ञान व मस्तिष्क का विज्ञान का 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी की बात आई तो 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और जेम्स ली टिश्नर आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। ठीक है, ओके, चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। कब माना जाने लगा? 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। किसने कहा? तो विलियम बुंट ने कहा, विलियम जेम्स ने, जेम्स ली टिश्नर। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, आपको इनके नाम याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ पर भी ये मनोविज्ञान आता है, ठीक है, CDP, तो हर जगह पूछा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। देखिए, जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ होती है तो मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। ठीक है, जेवी वॉटसन एक वैज्ञानिक थे, जेवी वॉटसन, उनके सहयोगी थे वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक के नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, जेवी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, ये चार वैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। ओके, तो 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स और जेम्स ली, इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। और इसके बाद में जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ होती है तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। किसने माना? कौन वैज्ञानिक थे? तो जो मैंने अभी आपको बताया, जेवी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, ये चार वैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि व्यवहारवाद के संदर्भ में जेवी वॉटसन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है, व्यवहारवाद के संदर्भ में जो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को, तो व्यवहारवाद के रूप में जेवी वॉटसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसकी वजह से इन्हें ही व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाने लगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन जेवी वॉटसन भैया जो हैं, इनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग कि सबसे बड़ा योगदान इनका ही था, इसीलिए इनको ही व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और जो चार वैज्ञानिक थे, जेवी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल, ये चार वैज्ञानिक थे। इन लोगों के प्रयासों से 20वीं शताब्दी में व्यवहार का जनक कहा, व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं विलियम मैकडूगल। ठीक है, विलियम मैकडूगल व्यवहार शब्द के जनक हैं। ठीक है, और इन्हीं अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजिया में व्यवहार शब्द दिया है। इनकी एक पुस्तक है विलियम मैकडूगल की, आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने व्यवहार शब्द को दिया है। ठीक है, और इनको तो जनक माना जाता, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि आत्मा का विज्ञान, नंबर 1 पॉइंट पे लिखा आत्मा का विज्ञान, बिल्कुल डिटेल में जो आप पढ़ चुके हैं पूरा यहाँ पर आपको रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लेटो, अरस्तू ने माना। कब माना? 16वीं शताब्दी में माना था। मन व मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? पाम्पोलॉजी ने माना। कब माना? 17वीं शताब्दी में माना था। आगे देखिए 3rd नंबर पे चेतना का विज्ञान। ठीक है, चेतना का विज्ञान किसने माना? विलियम बुंट, यानी विलियम करके जो भी विलियम बुंट, विलियम वुडवर्थ, है ना, ये सभी नाम थे। तो इन लोगों ने 19वीं शताब्दी में माना। ठीक, और व्यवहार का विज्ञान जो है ये वॉटसन भैया थे, जेवी वॉटसन। ठीक है, जेवी वॉटसन थे, 20वीं शताब्दी में इन्होंने माना। ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। याद हुआ आपको? ठीक है, बिल्कुल नोट्स प्रॉपर आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि 4 वैज्ञानिक हैं, स्किनर, क्रो, कॉल्सनिक और वॉटसन। ठीक है, इन लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो स्किनर भैया जो थे, इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है।
इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, यानी कि शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। अब देखिए क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है और व्याख्या करता है। यानी कि सीखने, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने और सिखाने का ही काम करता है। इसलिए इन्होंने क्रो एंड क्रो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था। आगे बात करते हैं कॉल्सनिक के बारे में। जो कॉल्सनिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है, ये इन्होंने बताया था। और वॉटसन भैया जो थे, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, वह धनात्मक विज्ञान है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके और अच्छे से सभी विद्यार्थी तैयारी कर सकें। ये क्लास फर्स्ट थी, ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास थी। आगे हम लोग अधिगम की क्लास लेकर आएंगे जो कि क्लास नंबर 2 होगी। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब भी नई क्लास आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।